गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कपड़े के उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। आजकल बाज़ार में विभिन्न प्रकार के कपड़े उपलब्ध हैं। कपड़ों में विभिन्नता उनके निर्माण प्रक्रिया के दौरान उपयोग किए गए रेशों के प्रकार, जैसे कि रेशे के प्रकार में कपास है, ऊन इत्यादि, उनकी मात्रा तथा कपड़े के निर्माण के लिए अपनाई जाने वाली विधि पर निर्भर करती है। अब है कपड़े के निर्माण की विधियाँ। सीधे इसमें दो बताई गई है। एक तो फर्स्ट है सीधे रेशे से ही कपड़ा बनाने की विधि, और दूसरी है सूत से कपड़ा बनाने की विधि। तो अब देखिए, सूत से फर्स्ट है सीधे रेशे से ही कपड़ा बनाने की विधि। हाँ, अब इसमें दो बताई गई है, देख लेते हैं, एक और ये दो। तो जो सीधे रेशे से कपड़ा बनाया जाता है उसमें फेल्टिंग और बॉर्डिंग होती है, और जो सूत से कपड़ा बनाया जाता है उसमें बुनाई होती है, नीटिंग होती है, ब्रेडिंग होती है, नेट्स होती है, लेस होती है। तो इस प्रकार से वो कपड़ा बन करके तैयार होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम सीधे रेशों से ही कपड़ा बनाने की विधि के बारे में जानते हैं कि एक सीधे रेशे से कपड़ा किस प्रकार से बनाया जाता है। वैसे तो अधिकतर कपड़े सूत से ही बनाए जाते हैं, फिर भी कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो सीधे रेशे द्वारा ही बनाए जाते हैं, अर्थात बिना बुनाई द्वारा कपड़ा बनाना। इन्हें नॉन वोवन फैब्रिक भी कहा जाता है। थ्रेड्स, नब्दा तथा बॉन्डेड फाइबर नॉन वोवन फैब्रिक के उदाहरण हैं। बिना बुनाई द्वारा कपड़े के उत्पादन की प्रक्रिया इस प्रकार से। देखिए, फेल्टिंग। फेल्टिंग का अर्थ है आपस में जोड़ना। फेल्टिंग का क्या अर्थ बताया गया इसमें? आपस में जोड़ना। फेल्टिंग विधि द्वारा कपड़े के निर्माण के लिए तंतुओं से सूत नहीं बनाया जाता और न ही उसकी बुनाई होती है, बल्कि तंतुओं को ही आपस में दबाकर जोड़ दिया जाता है। यह विधि आमतौर पर ऊनी तंतुओं से वस्त्र निर्माण के लिए प्रयोग की जाती है। सेकंड है फेल्टिंग की विधि। इस विधि में सबसे पहले ऊनी तंतुओं को साफ कर उनकी बुनाई की जाती है। फिर तंतुओं को वांछित मोटाई के अनुरूप विभिन्न परतों को समकोण पर इस प्रकार रखा जाता है ताकि प्रत्येक परत एक दूसरे के विपरीत हो। फिर मशीन द्वारा परतों पर घर्षण व दबाव डाला जाता है, जिससे ऊनी तंतु इस प्रकार रखा जाता है ताकि प्रत्येक परत एक दूसरे के विपरीत हो, जिससे ऊनी तंतु एक दूसरे में फंसकर तथा सिकुड़कर जम जाते हैं। यह अवस्था फेल्ट अवस्था कहलाती है। फिर तैयार वस्त्र को साबुन और सल्फ्यूरिक अम्ल में धोया जाता है, जिससे वस्त्रों की रचना सघन हो जाती है। सघन होने पर वस्त्रों को मनचाहा आकार दिया जा सकता है। फिर है फेल्ट कपड़े गर्म होने के कारण सर्दियों में अधिक उपयोगी होते हैं। यह कपड़े फटते नहीं हैं और ध्वनि के अवशोषक को भी होते हैं। इनके जूते, पैकेट, पर्स आदि बनाए जाते हैं। फिर सेकंड है बॉर्डिंग। बॉर्डिंग में क्या है? बॉर्डिंग कपड़ा बनाने की एक आधुनिक प्रक्रिया है। बॉर्डिंग बॉर्डिंग प्रक्रिया में अधिकतर कपास, ऊन, रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर जैसे रेशों का प्रयोग कर कपड़ा तैयार किया जाता है। बॉर्डिंग विधि में
गर्म करने पर न पिघलने वाले प्राकृतिक तंतु जैसे कि कपास, ऊन या रेयान इत्यादि को गर्म करने पर पिघलने वाले रासायनिक रेशों जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर इत्यादि के साथ स्थायी रूप से आपस में बंधित किया जाता है। बॉन्डिंग की विधि। जिन रेशों की बॉन्डिंग करनी होती है उन्हें सबसे पहले साफ करके एक जाल के रूप में फैलाया जाता है। फिर रेशों के जाल पर चिपकाने वाला तरल पदार्थ या पाउडर डाला जाता है तथा वांछित ताप पर सेट होने के लिए कुछ देर तक छोड़ दिया जाता है। सेट होने के बाद कपड़े को सुखाने के लिए ओवन या इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग किया जाता है। बॉन्डेड वस्त्रों पर परिसज्जा करके उन पर नक्काशी भी की जाती है। अब है हमारा सूत से कपड़ा बनाने की विधि। किससे कपड़ा बनाने की विधि? सूत से कपड़ा बनाने की विधि। पहले किससे थी? सीधे रेशे से कपड़ा बनाना। ठीक है, जो सीधे रेशे से हम किस प्रकार से बनाते हैं? फेल्टिंग और बॉर्डिंग द्वारा। अब है हमारी सूत से कपड़ा बनाने की विधि। सूत या धागे से बनाए जाने वाले कपड़े के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार से है। फर्स्ट है बुनाई। बुनाई वस्त्र निर्माण की मुख्य तथा सबसे पुरानी विधि है। बुनाई की तकनीक पुरातन काल में कताई से पहले ही प्रचलित हो गई थी। आदिकाल से मानव ने चिड़ियों के घोंसलों से संभवतः इस तकनीक का ज्ञान प्राप्त किया होगा। देखिए, आपने देखा होगा चिड़िया का घोंसला किस प्रकार से होगा, ताना बाना एक दूसरे में गुथे हुए होते हैं। तो यहाँ पे आप मतलब एक माना जा रहा है, एक कल्पना की जा रही है कि जो इंसान ने कपड़ा बनाना सीखा तो ऑब्वियसली वह एक जो चिड़िया का घोंसला है उसी से उसने इस तकनीक को, इस टेक्नोलॉजी को अपनाया और इस प्रकार से उसने कपड़े बनाने शुरू किए होंगे। और कि किस तरह दो तरह के धागों को समकोणों पर गूंथ कर वह अपने लिए कपड़ा, जाल या टोकरियाँ इत्यादि बना सकता। फिर समय के साथ साथ मानव ने अपरिष्कृत लोगों का विकास किया जो साधारण थे तथा हाथ से चलते थे। इन्हें ही हथकरघा कहा जाता है। वर्तमान में वस्त्र उद्योग में आधुनिक पावरलूम यानी मशीनी करघे हथकरघों का ही आधुनिक रूप है। यानी पहले के समय में ऐसे ही करघे तैयार किए जाते थे। ये देखिए, हथकरघा और पावरलूम मशीन। अब ये तो है हमारे प्राचीन समय की, यानी पहले इस प्रकार से कपड़ा तैयार होता था। ढांचे, एक ढांचा होता था, उसमें ताना डाला जाता था। ताना डालने के बाद फिर एक धागे को एक दूसरे के समकोण पर काटते हुए कपड़ा तैयार किया जाता था। फिर बनी मशीन। अब ये देखिए पावरलूम यानी मशीन है, ये आधुनिक युग की मशीन है। इससे कपड़ा इस प्रकार से बनता है। आजकल की मशीनें इस प्रकार से बन गई हैं जिससे कपड़ा तैयार किया जाता है। प्राचीन समय में इस प्रकार का करघा हुआ करता था। ऐसे ताना है जो बंधा हुआ ऐसे बांध लेते थे और इस पर काम किया करते थे। इससे देखिए एक जो मजदूर है वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से यह कार्य किया जाता है। अब देखिए बुनाई प्रक्रिया के चरण की, जो सूत से कपड़ा की बुनाई होती है उसके चरण हम जानेंगे कि किस प्रकार से कपड़ा तैयार किया जाता है। बुनाई प्रक्रिया के चरण।
आमतौर पर कपड़े की बुनाई के लिए सूत के 2 सेटों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें समकोण पर एक दूसरे में अतिग्रंथित बुना किया जाता है ताकि एक सुसंगत कसा हुआ धागा निर्मित किया जा सके। बुनाई के लिए हथकरघा तथा पावरलूम मशीन का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट, कपड़े की बुनाई के लिए सूत के एक सेट को करघे पर लगाया जाता है, जो बुने जाने वाले कपड़े की लंबाई और चौड़ाई निर्धारित करता है। जो ताना बाना हमने डाला है ना, वो कपड़े की लंबाई निर्धारित करता है कि जो सांचा है उससे जो कपड़ा बन करके तैयार होगा उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। इन्हें ताना सूत कहा जाता है। करघे की सहायता से इन सूतों को एक निर्धारित प्रतिबल और समान दूरी पर रखा जाता है। इसके बाद दूसरा चरण है। इसके बाद दूसरे सूत को अर्थात पूरक फीलिंग सूत को कपड़ा बनाने के लिए अतिग्रंथित किया जाता है। साधारण बुनाई में पूरक सूत एकांतर रूप में एक पंक्ति में ताना सूत के ऊपर और नीचे से निकाला जाता है, जबकि दूसरी पंक्ति में यह प्रक्रिया उलट हो जाती है। इस प्रक्रिया को पीकिंग कहते हैं। यानी सबसे पहले हमने क्या डाला, ताना डाला। देखिए ताना कैसे डालते हैं, ये देखिए, ये मान लीजिए ताना है। अभी धागे जो होते हैं बारीक बारीक होते हैं, ये मान लीजिए ताना है, ठीक है। अब एक हमने यहाँ से एक धागे का गट्टा हमने लिया, उसका एक धागा हमने लिया, तो एक धागा तो इसके ऊपर से जाएगा और एक इस धागे के नीचे से निकलेगा, और एक इसके ऊपर से एक नीचे से, एक धागे के एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। फिर जब ये प्रक्रिया चलती है तो ये अपोजिट साइड से चलती है। ये देखिए ये चल रही है, अब ये अपोजिट साइड से चलेगी, तो जैसे ये इसके ऊपर है ना, तो अब ये जो धागा लिया जाएगा हमारा वो इसके नीचे से लिया जाएगा। तो यानी इस प्रकार से ये एक दूसरे को काटती है और फिर ये यूँ चलता है ये धागा, ये देखिए। लेकिन ये एक धागा नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर लेके चलते हैं, तो इससे हमारा क्या बन कर के तैयार हो जाता है, हमारा एक कपड़ा। और इनको एक ब्रश होती है, ठीक है, इस प्रकार की एक ब्रश होती है, इससे इस कपड़े को यूँ ठोक दिया जाता है, तो ये क्या है, पास पास हो जाता है। अभी जैसे दूर दूर में ताना बाना जब बनाया जाता है तो ये दूर होता है, तो फिर ये जब इनको कस दिया जाता है तो सिमट करके ये बिल्कुल पास हो जाते हैं। तो ये इतने हो जाते, ऐसे हो जाते हैं, ये सारे सिमट जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, यानी टाइट हो जाते हैं। टाइट होने पर कपड़ा एक क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। यानी ताने बाने को इस तरह से एक ब्रश की सहायता से कस के दबा दिया जाता है, यानी अंदर की तरफ, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कपड़ा तैयार होता है। हाँ, पीकिंग करते हैं हम। पीकिंग के बाद में ये पीकिंग हो गई। फिर कपड़े में विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन बनाने के लिए डिज़ाइन के अनुरूप पूरक सूत को ताना सूत की भिन्न संख्या के ऊपर और नीचे एक विनिर्दिष्ट क्रम में निकाला जाता है। देसी डिज़ाइन होती है कि कितना ताना बाना ऊपर या नीचे लेकर के करना है, उसी प्रकार से डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि कितने धागे पर कौन सा डिज़ाइन बनता है। आजकल कपड़े में प्रतीकात्मक डिज़ाइन बनाने के लिए बुनाई की मशीनों में धोबी और जैकवार्ड जैसे उपकरण लगाए जाते हैं। डोबी और जैकवार्ड जैसे उपकरण भी लगा दिए जाते हैं। कपड़े पर डिज़ाइन को सुस्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए ताना और पूरक सूत के लिए अलग अलग रंगों के सूत या धागों का उपयोग किया जाता है। कई डिज़ाइनों में अतिरिक्त सूत का भी उपयोग किया जाता है जो ताना या पूरक सूत के समानांतर चलता है। इसे बुनाई के दौरान लूप के रूप में छोड़ दिया जाता है, जिसे बाद में या तो काट दिया जाता है या फिर ऐसे ही रहने दिया जाता है। इसकी बुनावट वैसी ही होती है जैसी हम तौलिए में देखते हैं, बिना कटा हुआ, यानी अथवा मखमल और कार्डून में देखते हैं जिसे काटा गया है। बुने हुए कपड़े में अब है लास्ट स्टेप इसकी। बुने हुए कपड़े में सूत की दिशा को ग्रेन कहा जाता है। ताना सूत लंबाई के ग्रेन की ओर या किनारे की ओर जाता है, जबकि पूरक सूत चौड़ाई के ग्रेन अथवा वेट बाना की ओर जाता है। अतः बुने हुए कपड़े में लंबाई और चौड़ाई को किनारा या
बाना को वेट कहा जाता है। यही कारण है कि जब भी हम कपड़े खरीदते हैं तब हमने देखा है कि इसमें 2 कटे हुए और 2 आबद्ध किनारे होते हैं। आबद्ध किनारा सेल्वेज होता है और कपड़ा किनारे की ओर सबसे अधिक मजबूत होता है। आपने देखा होगा जब हम कपड़ा तैयार करते हैं तो जब उसको ताने पे से हटाते हैं तो वन साइड का कपड़ा तो ऐसा होता है जिसके धागे निकलते हैं। जैसे ये हमारा एक कपड़ा, ठीक है। अब ये हम जब कपड़ा लेते हैं तो ये जो साइड होती है इसकी साइड तो किनारी बनी हुई होती है, किनारी बनी हुई होती है नहीं होती है, ठीक है। सभी जानते हैं कि कपड़े के दोनों साइड किनारी होती है जो कि मजबूत होती है और ये यहाँ से फटता नहीं है, ना यहाँ से कभी रेशेस निकलते हैं कपड़े में, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या बताया गया, बाना, ठीक है। अब बाना जो होता है वो अब किनारे वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, मजबूत होती है और जो बाना या जिसको हमने रेट कहा वो उसमें थोड़े समय बाद ही ऐसे वैसे से निकलने लग जाते हैं, धागे निकलना यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हो गई किनारी सेल्वेज और ये हो गई आपका बाना वेट, सॉरी ये। अब इसको हम क्या कहेंगे, किनारा, और इसको हम क्या कहेंगे, बाना, या फिर इंग्लिश में इसको वेट। अब है एक जो ये बैग बॉक्स आपके सामने दिखाई दे रहा है, देखिए हम इसको देख लेते हैं इस बॉक्स में क्या है ज़रा। चलिए मैं पढ़ देती हूँ। करघे के पिछले भाग के से सामने वाले भाग तक लंबाई में समानांतर धागों को ताना कहते हैं। ताने के आर पार बने हुए जाने वाले धागे को बाना कहते हैं। पारंपरिक करघे में ताना पिछली ओर चढ़ा रहता है और खड्डे में हैंडल एवं हार्नेस के द्वारा ताने के कुछ निश्चित धागों की सुंदरता डिज़ाइन के लिए ऊपर नीचे किया जाता है। इसे शेडिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हमारा ये कंप्लीट हुआ कि किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं, सूत से कपड़ा बनाना। अब फिर आएगा हमारा ऊन की बुनाई। ऊन की बुनाई के भी तो कपड़े पहनते हैं नहीं पहनते हैं, तो ऊन की बुनाई हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे।